Hello students, welcome in the physics class. So today we will start with the new concept, that is the Kirchhoff's rules. ये नया concept है हमारे पास. Whenever the combination of the resistors, that is neither series combination nor parallel combination, means हमारे पास हमें पता नहीं चल रहा है कि combination कैसा बन रहा है resistors का. Then if we have to find out the net resistance, or if we have to calculate the current across the loop or across the resistances, or we have to find out the potential drop across the resistances, then we have to apply this rule. This rule is known as a Kirchhoff's rule. तो Kirchhoff's के दो रूल्स दिए गए हैं, इसलिए हम लोग इनको बार बार से स्टडी करेंगे. तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Kirchhoff's रूल्स. पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट रूल जो आपके पास दिया गया है, दैट इज अ किर्चॉफ्स रूल ऑफ करंट, और इट इज आल्सो नोन एज अ जंक्शन रूल. इसको जंक्शन रूल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन सा, दैट इज अ किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल और किर्चॉफ्स जंक्शन रूल और किर्चॉफ्स करंट रूल. Kirchhoff's first rule or Kirchhoff's junction rule or Kirchhoff's करंट. तीन नाम से इसको जाना जाता है. अब जंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? जंक्शन हमारे पास बताता है जब क्या होता है, दो और तीन, दो या दो से ज़्यादा पाथ हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज अ जंक्शन. सो ये रूल क्या बोलता है, दिस रूल स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम of the currents meeting at a junction in the closed circuit is G. It means that this sum of the current over the closed circuit, that is equal to 0. ये हमारे पास है. अब यहाँ पर साइन कन्वेंशंस लेकर के चलते हैं हम लोग. इसके लिए साइन कन्वेंशंस दिए गए हैं. जैसे मान लो हमारे पास ये है इस तरीके से, ये कोई जंक्शन आ गया यहाँ, इस साइड से करंट आ रहा है. मैंने बाकी सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन एक क्लोज आप लोगों के पास कोई सर्किट है. यहाँ से करंट I1 आ रहा है, ये करंट I2 और ये करंट I3 आपके पास. ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस में क्या बोला गया है, दैट द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन दैट इज टेकन पॉजिटिव एंड द करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज अ नेगेटिव. जो करंट जंक्शन की तरफ को फ्लो कर रहा है उसको लेना है हम लोगों ने पॉजिटिव, और जो करंट जो है वो जंक्शन को छोड़ रहा है वो करंट क्या लेना है आप लोगों ने, नेगेटिव लेना है. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव एंड द करंट लीविंग द जंक्शन दैट इज टेकन एज अ नेगेटिव. तो यहाँ पर अगर जंक्शन रूल में लगा कर चलूँ, I1 और I2 दीज आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन. इट मीन्स I1 is positive plus I2 that is also positive, but I3 that is leaving the junction, therefore it should be taken as a negative. That should be equal to 0. It means I1 plus I2 that is equal to I3. अब यहाँ दिस लॉ, ये जो आपके पास किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल दैट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज.
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार दैट जो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है वो कौन से प्रिंसिपल को या कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है, तो इट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। इसका मतलब जितना टोटल चार्ज आपके पास डिफरेंट, यहाँ पर आपके पास आर्म फ्लो कर रहा है उतना ही जंक्शन के ऊपर फ्लो करेगा, जितना चार्ज यहाँ पर पहुँच रहा है उतना चार्ज क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, सो दैट the net current at the junction that is equal to 0, sum of the current that is equal to 0. So this Kirchhoff's first rule, Kirchhoff's first rule, ये हमारे पास first rule supports law of conservation of charge। इसको ध्यान, इसको आपके पास ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ। कई बार यही लॉ पूछ लिया जाता है और इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड रूल की बात करते हैं, वो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। किरचॉफ्स सेकेंड रूल, सेकेंड रूल या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ, लूप लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और किरचॉफ्स वोल्टेज की बात भी की गई है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बोलता है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चलो हम लोग बात करते हैं इसके। ये रूल क्या बोलता है, दिस रूल स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन द वोल्टेज अराउंड a closed circuit involving the cells and resistors in the closed loop is 0। तो ये क्या बोल दिया हमारे पास, दैट द अलजेब्राइक sum of the changes in voltage across a closed circuit, involving cells and resistors in the closed circuit, in the closed loop is 0। It means जो चेंज आएगा पोटेंशियल में, या वोल्टेज बोल दो या पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप, पोटेंशियल। ठीक है, that is 0। It means the summation delta V that is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि that the algebraic sum of the EMFs of the cells and the algebraic sum of the products of the current and the resistance of the resistors in the arm of the closed circuit is 0। ठीक है, so it means the
cells and products of current and resistances in the arc of closed circuit. देखो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी तो किसके बराबर आता है, पोटेंशियल के बराबर आता है, मतलब वोल्टेज के बराबर आता है, V दैट इज इक्वल टू I इनटू R। तो उसकी बात करके हम लोगों ने द क्लोज सर्किट इज अ जीरो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट इज समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ I R दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर हमारे पास क्लोज सर्किट की बात की। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास क्लोज सर्किट में हम लोगों ने बोला था कि दैट इलेक्ट्रिक फोर्सेस दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, सो द वर्क डन टू मूव a unit positive test charge once around the closed circuit that is equal to 0. It means क्या हो गया आपके पास कि दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied to move the charge once around the closed circuit that is equal to 0. So it obeys means no energy that is dissipated in this process. कोई एनर्जी जो है वो डिसिपेटेड नहीं होगी। सो इट obeys the principle of conservation of energy. Hence the Kirchhoff's second rule that supports the principle of conservation of energy. किसको सपोर्ट करता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे दैट Kirchhoff's second rule, Kirchhoff's second rule supports the principle of conservation of energy. इसको आपके पास क्या कर देंगे, सपोर्ट करेगा। ये ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ इसको सपोर्ट करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और सेकंड लॉ जो है वो किसको सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की। फिर मैं समझाऊंगा इन साइन कन्वेंशंस को, एक एग्जांपल लेकर करेंगे, क्वेश्चंस इसके हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से समझते हैं इसके साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। साइन कन्वेंशंस देखो, पहली बात हम लोग देंगे ईएमएफ। ठीक है, किसी भी सेल की ईएमएफ अगर हम लोग चल रहे हैं फ्रॉम वेयर दैट इज इन द क्लोज्ड पाथ, इफ वन इज मूविंग फ्रॉम द in the direction from low potential to high potential, means negative terminal to the positive terminal, then the EMF of the cell that is taken as negative, and if one is moving from high potential to low potential, then the EMF of the cell that is taken as a positive. सिंपल सा रूल बताऊंगा इसका भी मैं, पहले अभी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं इसको हमारे पास। ठीक है, सो EMF of the cell is taken negative, the EMF of a cell is taken negative if one moves from low potential to high potential, that is negative terminal to positive terminal, positive terminal of the cell, and it is taken
positive if one moves from high potential to low potential, means that is positive terminal to negative terminal. Of the cell in the closed circuit. It means the sign of the EMF of the cell is taken as the terminal of the cell encountered first. जैसा टर्मिनल पहले आएगा वैसा ही हम लोगों ने क्या कर देंगे EMF. जैसे मान लो ये है हमारे पास इस तरीके से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये पहले आएगा तो नेगेटिव लेने हैं. देखो हम लोगों ने नेगेटिव लेने हैं, तो इसका मतलब पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है नेगेटिव, तो सेल की ईएमएफ के लेने में नेगेटिव. और अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो सेल की ईएमएफ क्या ले लेने हैं हम लोगों ने पॉजिटिव ले लेनी है. तो सीधी सी बात है हमारे पास कि भाई आपके पास क्या करना है हम लोगों ने कि the EMF of the cell that is taken as the terminal of the cell that is encountered first. So, if the negative terminal, of cell is encountered first, then EMF of cell is taken negative. Otherwise, it is taken positive. इसका मतलब क्या हुआ अदरवाइज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पहले आता है तो पॉजिटिव हम लोगों ने ईएमएफ द्वारा सेल के ले लिया. ठीक. दूसरी बात हमारे पास while one moving in the direction of the current, then the product of current and resistance is taken positive. ठीक है. while one traversing in the direction of current, वह करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, then product of current and resistance is taken positive. ठीक है. और अगर वो अपोजिट चल रहा है and if one is traversing opposite to the direction of current, then product of current and resistance is taken negative. कैसे लेना है हम लोगों ने नेगेटिव लेना है. मतलब अगर करंट की डायरेक्शन में चले हुए हैं, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, क्लोज्ड पाथ है कोई सा भी, मैं लूप ऐसे ले रहा हूँ, ये करंट की डायरेक्शन आ गई, आई करंट है, ये रेजिस्टेंस,
मैं अगर इसी डायरेक्शन में चला हूँ तो आई आर पॉजिटिव देना है, और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो आई आर कैसे देना है, नेगेटिव देना है। चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। अब इन दोनों लॉस को हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग, वहां से ज़्यादा समझना है। सीधी सी बात है, सेल का जो टर्मिनल पहले आएगा लूप में चलेंगे, वही हम लोगों ने ईएमएफ ले लेनी है, और अगर करंट की डायरेक्शन में चले हुए हैं तो प्रोडक्ट आई और आर का पॉजिटिव देना है, और अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चले हैं तो आई और आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या दिया है, हम लोगों ने नेगेटिव लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। यहाँ एक सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ये सेल ले ली मैंने, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक और सेल ले ली, और ये रेजिस्टेंस ले लिया इस तरीके से, और एक रेजिस्टेंस मैंने लिया ऐसे। मान लो इस सेल की ईएमएफ E1, ये रेजिस्टेंस R1, इस सेल की ईएमएफ E2, ये रेजिस्टेंस R2, और ये रेजिस्टेंस R3। ये मान लो मैंने नाम दे दिया A, दिस इज B, दिस वन इज C, दिस इज D, दिस वन इज E, एंड दिस वन इज F। करंट चलेगा यहाँ से पॉजिटिव है तो ऐसे ही चलेगा, ये करंट मैंने मान लिया I1, ऐसे आ गया। इससे करंट मान लो आपके पास I2 चला, ये भी यहाँ पर आ गया, दोनों मिल गए तो दोनों से मिलकर के यहाँ पर करंट हो गया। ठीक है, इसमें ऐसे आ रहा है, ये ऐसे चला गया, यहाँ से फिर से डिवाइड हो गया, यहाँ पर I1 और इस साइड को I2। मैं बात करता हूँ इन द लूप A B F E A, लास्ट पॉइंट फिर से लिखते हैं, ऐसे चलाना, इस तरीके से ऐसे, जैसे चलोगे वैसे ही लिखना है बेटा। देखो इन लूप A B F E A, ये बन गया A B F E A। ए से चलो मैं पहले सेल आ रही है, कौन से टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब सेल की ये बात आ गई पॉजिटिव E1। मैं कह रहा हूँ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि करंट आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो प्रोडक्ट आएगा किसका, करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालने के लिए क्या साइन लेना है, माइनस I1 R। फिर पहुंच गया मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चल रहा हूँ, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो माइनस I3 R3, आगे कुछ भी नहीं है जुड़ा हुआ, दैट इज इक्वल टू। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3। मान लो मैं ऐसे नहीं चलता, आपकी इच्छा है, मान लो आप लोग ने ऐसे चलना होता है इसमें, ठीक है, और मान लो मैं इसको ऐसे लेकर चलता है, कौन सा लूप ऐसे लेकर चलता है, A E F B A, मतलब इस साइड में चलता है। फिर देखते क्या, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चला तो मेरे पास ये पॉजिटिव आता, तो क्या दिखता मैं I3 R3, फिर प्लस आ गया, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट में चल रहा हूँ मैं, I1 R1। अब सेल में कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो भी आपके पास वही आ रहा है, I1 R1 प्लस I3 R3 दैट इज इक्वल टू E1। बात तो वही है, यही आ रहा है दोनों से। तो लॉ आप लोग चाहे जैसे मर्जी लगा दो, वैसे ही चलेंगे। चलो इस लूप में लगा करके देखते हैं, इस वाले लूप में ऐसे चलते हैं हम लोग। इन द लूप E F C D E, ठीक है, इन लूप E F C D E,
द डायरेक्शन ऑफ करंट चला मैं तो I1 सॉरी I3 R3, फिर यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस I2 R2 आपके पास। यहाँ पर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ I3 R3 प्लस I2 R2 दैट इज इक्वल टू E2। ये आपके पास ऐसे इक्वेशन बन गए। अगर मान लो मैं इसको ना लेना चाहूँ बीच में तो बाहर वाले लूप भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं अगर बात करूँ इन लूप कौन सा A B C D A, इसी में चलता हूँ मैं बाहर A B C D A बाहर, यहाँ से चला ऐसे पहले ये टर्मिनल आ गया आपके पास E1 अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट चला माइनस I1 R1, यहाँ पर पहुंच गया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो प्लस I2 R2, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड प्लस का होगा I1 R1 माइनस I2 R2। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो किरचॉफ्स रूल लगाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी की एप्लीकेशन आती है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया, इफ द फोर रेजिस्टेंसेस P Q R S आर अरेंज्ड इन अ सर्किट टू फॉर्म अ ब्रिज, ठीक है, बाय यूजिंग अ बैटरी। ठीक है, बैटरी हम लोगों ने लगा दी एंड अ की K1, ठीक है, एंड अ गैल्वेनोमीटर G and a tapping key K2. Then by closing the key K1 first, then tapping key K2 second. If the galvanometer does not show any reflection, then the bridge is balanced. ठीक है, अगर मान लो आपके पास मैं डायग्राम बनाऊंगा, if 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are arranged in a circuit to form a bridge as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया है। ठीक है, बाय यूजिंग a cell or battery, EMF E with key K1 and galvanometer G with tapping key K2, then by closing key K1 first and
K2 delta, if galvanometer does not show any reflection, तो ये कोई भी रिफ्लेक्शन कब नहीं देगा, जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। देन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। उसमें कंडीशन क्या आएगी आपके पास, वो कंडीशन देते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, मैं 4 रजिस्टर्स बना हुआ है यहाँ पर। ये हमारे पास these are the 4 registers, इस तरीके से ये सेल है, यहाँ पर की K1, ये EMF E, this is P, this is Q, this is R, this is S, ये A, this is B, this is C, this one is D, ठीक है। इसमें जब यहाँ पर इसको पहले क्लोज किया गया टैपिंग के बाद में, इसमें अगर कोई करंट नहीं है तो ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड। इन दिस केस E upon Q is equal to R upon S, क्या हो जाता है आपके पास, E upon Q is equal to R upon S। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं है। ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो रिवर्स, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ देंगे। अब यहाँ प्रूफ कैसे देंगे हम लोग, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके हम लोग इसका प्रूफ देंगे। या हम लोग ऐसे देख सकते हैं यहाँ से, दैट इज P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, या तो ऐसे करो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या फिर P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। रेशो ऐसे ही लेनी है, क्या उल्टा नहीं करना है इसको, ठीक है। तो इसका प्रूफ देते हैं हम लोग। मान लो टोटल करंट जो है वो I है आपके पास, जो फ्लो कर रहा है यहाँ, ठीक है। टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट दैट इज I के बराबर आपके पास फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ये I। मैं क्या करूँ, इस करंट को डिवाइड कर दूँ, इस साइड को मैंने करंट मान लिया I1, तो यहाँ पर करंट बच गया मेरे पास I माइनस I1 इसके क्रॉस। यहाँ पर फिर करंट डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर करंट मान लिया इसके क्रॉस IG, तो यहाँ पर बच गया I1 माइनस IG। यहाँ पर ये करंट और ये करंट मिल गए दोनों के दोनों, तो मेरे पास करंट आ गया यहाँ पर I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट, ठीक है। तो टोटल करंट इनको जोड़ूंगा मैं, तो I माइनस IG, I1 से I1 कैंसल आउट, IG से IG कैंसल आउट, तो करंट I ही बचेगा, तो ये करंट I से फ्लो कर जाएगा। सो प्रूफ देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इन लूप किरचॉफ्स रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पर, इस लूप की बात करता हूँ, ठीक है। फॉर लूप कौन सा, ABDA, इसकी बात करते हैं, ABDA। इस लूप में किरचॉफ्स रूल लगा दिया मैंने। यहाँ से चले करंट के डायरेक्शन में चले हैं, सो I1P प्लस I1G, IG into G, where G is the resistance of the
गैल्वेनोमीटर। यहाँ से चले तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा हूँ मैं, माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0 नंबर 1। ठीक है, अब इस लूप की बात कर लेता हूँ, दूसरे वाले लूप की, इसकी बात कर लेता हूँ। सो फॉर लूप कौन सा, BCDB, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा हूं तो I1 माइनस IG इंटू Q, फिर माइनस, क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहा हूं, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। व्हेन विच इज बैलेंस्ड तो IG क्या होगा 0। सो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड तो हमारे पास क्या गया डाटा, IG इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 I1B प्लस 0 हो गया यहाँ पर, माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। सो I1B इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी से देखते हैं, IG तो 0 है तो यहाँ से बच गया मेरे पास I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस I माइनस I1 प्लस 0 इंटू S माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। डिवाइडिंग 3/4 डिवाइड करते हैं हम लोग, सो डिवाइडिंग 3/4 कर देते हैं डिवाइड, तो क्या बच गया बेटा हमारे पास I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I माइनस I1 इंटू S। I1 से I1 कैंसिल आउट, I माइनस I1 से I1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट क्या हमारे पास दैट इज P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। ये भी सही। अच्छा इसमें क्या होता है हमारे पास, ये तो चलो प्रूफ आ गया, जो मीटर ब्रिज सॉरी दिस व्हीटस्टोन ब्रिज है आपके पास, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज द बैलेंसिंग कंडीशन दैट इज नॉट अल्टर्ड, ये बैलेंसिंग कंडीशन आपके पास चेंज नहीं होगी if the position of galvanometer and the cell is interchanged। इनको अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर सेल लगा दूँ मैं और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन मोर थिंग दैट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, व्हीटस्टोन ब्रिज is most sensitive when all the four resistances are equal। सारे रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन
दिस व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपके पास है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग कुछ, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हम लोग ने नहीं किए हैं क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार, तो लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन तो करवाया था। इसमें बोला गया कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 5 वोल्ट बैटरी इन द सर्किट। सर्किट हमारे पास दे दिया गया है, इस तरीके से है सर्किट। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये एक और बीच में ऐसे आ गए और इनको कनेक्ट कर दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। वैल्यू दे दी ये 5, 10, 10, 20, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ohm, this is 10 ohm, this is A, B, C, D and this is 5 ohm। हमने करंट की वैल्यू निकालनी है, ये I कितना है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंसेस का। तो पहले हम लोग ये रेशो निकालेंगे। मान लो मैंने इसको मान लिया B, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R के बराबर और इसको मान लिया S, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ P अपॉन Q, P अपॉन Q 5 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर R अपॉन S निकालता हूँ, R अपॉन S, तो ये हमारे पास ये 20, दिस इज 20, दैट इज 10 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो अब रेशो बराबर आ गई, दैट इज P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन S। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5 अपॉन 10 और 10 अपॉन 20, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड, so no current flows through this 10 ohm resistors, ठीक है। so no current flows across this one BD section, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब इसको नेगलेक्ट करना है हम लोगों ने, तो सर्किट हमारे पास ही बच गया। मैं ऐसे लिख दूँगा, इसको ऐसे बना दूँगा मैं इसको, ये एक रजिस्टर आ गया, ये दूसरा आ गया हमारे पास, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे बन गया हमारे पास, और ये बच गई इस तरीके से। ये 5 ohm, 10 ohm, this is 10 ohm, this is 20। तो पहला निकाल लो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो S1 निकाल लो तो कितना है 10 + 5 15 ohm, और S2 निकाल लो तो 10 + 20 कितना आ गया 30 ohm। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो तो मेरे पास नेट रेजिस्टेंस की बात करूं RP दैट इज इक्वल टू किसके बराबर R S1 × R S2 अपॉन R S1 + R S2 दैट इज 15 × 30 divided by 15 + 30। So this combination that is equal to 15 × 30 upon 45, this is 10। नेट रेजिस्टेंस निकल गया इसका, वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट है। तो करंट निकाल लो आप लोग, I is equal to V upon R, V कितना है 5 upon 10 that is equal to 0.5 ampere। This one is the current flow in the circuit। तो पहले आप लोगों ने ये रेशो चेक करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग एक ऐसा ही देखते हैं, इसमें 2 सर्किट दिए गए हैं, उन दोनों सर्किट को देखते हैं हम लोग।
फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने काम करें। इसमें बोला गया फिगर shows the two circuits each having a galvanometer and battery of 3 वोल्ट, 3 वोल्ट की बैटरी लगी है हर केस में, ठीक है। When the galvanometer in each arrangement do not show any deflection, obtain the ratio R1 upon R2। ये हम लोगों ने निकाला। दो सर्किट हमारे पास रखे हैं इस तरीके से। पहला ये है, इसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगाया है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, और ये बैटरी 3 वोल्ट की, और ये है 4 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया गया 60 ओम। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना क्योंकि कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा। 4 ओम R1 और ये 6 ओम 9 ओम। और दूसरा सर्किट यहाँ पर ऐसे है। सेकंड वन की बात करें तो यहाँ पर बेटा लगा दी सेल, इंटरचेंज कर दिया उनको, गैल्वेनोमीटर और इसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया गैल्वेनोमीटर। तो मैंने बोला था गैल्वेनोमीटर को चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी और गैल्वेनोमीटर ये 6, ये 12 ओम, यहाँ पर R2 और ये है 8 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास रखा है, ठीक है। और यहाँ पर 1.20 ओम का गैल्वेनोमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। हमने R1 रेशो R2 निकाला, तो पहले इस फिगर से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट फिगर 1 से। देखो 4 अपॉन R1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू 4 into 9 over 6, ठीक है। 3 2 are 6, 3 3 are 9, 2 2 are 4, that is equal to 6 ओम। इस फिगर से देखें तो 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू R2 अपॉन 8, यहाँ से R2 निकालना, R2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12 into 8, 4 से चला जाएगा, 4 2 are 8, 4 3 are 12, और ये 2 आपके पास आ गया, तो कुल मिलाकर आपके पास 4। ये निकालो R1 रेशो R2, R1 अपॉन R2, R1 कितना है 6 ओम डिवाइडेड बाय 4 ओम, दैट इज इक्वल टू 3/2। दिस वन इज द रेशियो, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लगे हाथ हम लोग इसी से रिलेटेड। अननोन रेजिस्टेंस इसी तरीके से निकालना होता है आपको। क्या बोला जाता है कि भाई कोई भी डिफ्लेक्शन आपके पास नहीं दे रहा है तो अननोन रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है हमारे पास। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा इसको, ये मैं पहले ऐसे बना देता हूँ इसको।
रेजिस्टेंसेस लगाऊंगा। यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर 3 ओम, ये 3 ओम। यहाँ की बात करूँ तो x ये फाइंड आउट करना है, दिस वन इज x। यहाँ पर अगर देखो तो 4 ओम और ये बीच में 10 ओम, ये 2.4 ओम और दिस बैटरी दैट इज 6 वोल्ट। हमने एक तो ये निकालना है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, दिस इज A B C D, A B C D when no current flows through this section। तो ये वही बन गया मीटर ब्रिज का केस बन गया आपके पास। ये ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन इन द सर्किट। तो पहले x निकालेंगे जब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ब्रिज इज बैलेंस्ड है हमारे पास, तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2/4 is equal to 3/x। ठीक है, so 2/4 is equal to 3/x, so x is equal to 3 into 4/2, so that is 2 2s are 4, that is equal to 6 ohm। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6 ohm। अब ये तो हट जाएगा बीच से, दिस वन रेजिस्टेंस ये गया बीच से, हट गया। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों की सीरीज में इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया। तो ये नेट रेजिस्टेंस हम लोग पहले निकालते हैं। तो ये आ गया हमारे पास RS1 कितना आ गया 6 ओम, RS2 इनको देखें 3 + 6 9 ओम। तो RP निकाल देते हैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज 6 × 9/6 + 9, that is 6 × 9/15, so 3 2s are 6, 3 5s, so 18/5, that is equal to 5 15 और 6 20। अब इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में जुड़ा है, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज 3.6 + 2.4, दैट इज इक्वल टू 6 ओम। So current R is equal to V/R, V कितना है 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, that is equal to 1। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। डिवाइस करेंगे बेटा हम लोग, डिवाइस किरचॉफ्स रूल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बाद में करूँगा आप लोगों को, अभी नहीं करेंगे, उनको चैप्टर खत्म करने के बाद करेंगे हम लोग। ठीक है, सो वो अलग से ही रख रहा हूँ मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, अलग से करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है ये आपके पास, दिस वन मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। It is a device which is used to find out unknown resistance. It is the device used to find unknown resistance. Unknown resistance find out करने के काम
ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कई बार पूछा जाता है। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किसके ऊपर? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है। सो इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड, ध्यान दें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग इसकी। कंस्ट्रक्शन डायग्राम में बनाऊंगा इसकी, लेकिन बाद में बनाऊंगा। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ बेटा इसकी कि किस तरीके की आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन आएंगी और कैसे हम लोगों ने इसको करना है। ठीक है। देखो, ये हमारे पास आता है मीटर ब्रिज। ये है मीटर ब्रिज। ठीक है। मीटर ब्रिज दैट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज वायर। ये वायर जो है आपके पास, दिस इज कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज वायर, मीन्स अलॉय की वायर है ये। ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कैसा है आपके पास? दिस इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है ये वायर आपके पास। दिस वन वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये वाला। ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये वाला यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है। स्ट्रेच ओवर वुडन बोर्ड। ये वुडन बोर्ड है आपके पास, इसके ऊपर क्या की गई है? स्ट्रेच कर दी गई है। ठीक है। अलॉन्ग विद अ मीटर स्केल। ये मीटर स्केल है आपके पास। साथ के साथ क्या है ये? दिस वन इज अ मीटर स्केल। ये मीटर स्केल आपके पास आ रही है। ठीक है। दिस वन इज अ मीटर स्केल। देखो यहाँ से 0 से 100 सेंटीमीटर और उस साइड से ये 0 से 100 सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास आ रही है। अब इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुने। इट इज नोन एज अ मीटर ब्रिज बिकॉज इट यूजेस अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर की लेंथ की वायर हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? दिस इज नोन एज अ मीटर ब्रिज। ठीक है। अब ये जो वायर है दिस इज कनेक्टेड टू द थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये जो स्ट्रिप्स हैं आपके पास, दीज आर द थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये स्ट्रिप्स जो है किसकी लगी हैं? कॉपर की लगी हैं और ये वाइड है आपके पास, वाइड रखी गई है। ऐसा मत बोलना ये स्टील की है बेटा, ये कोटिंग की गई है इनके ऊपर, क्योंकि आपके पास क्या है? जो कॉपर है, कॉपर दैट रिएक्ट विद द एयर और उस वजह से वो खराब हो जाता है, इसलिए इसकी कोटिंग की गई है। अंदर से अगर हम लोग इसकी कोटिंग को हटाएंगे तो बीच में आप लोगों को कॉपर मिलेगा यहाँ पर। तो एग्जामिनर अगर कई बार पूछे तो ये किसकी स्ट्रिप्स हैं? कॉपर की लगी गई है। ठीक है। अब ये थिक, ये वाइड क्यों लगाई गई हैं? सो दैट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमें पता है दैट आर वेरीज इनवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्या किया यहाँ पर? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या किया गया? डिक्रीज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है? टर्मिनल्स है हमारे पास, एक ये है बीच में गैप और ये दूसरा गैप, ये 2 गैप है। ठीक है। इस गैप में हम लोग जोड़ेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, इस गैप पर, पहले वाले गैप पर। ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया हम लोगों ने, जहाँ से हम लोग नॉन रेजिस्टेंस दे देंगे जिसकी वैल्यू को हम लोगों को पता है। और यहाँ पर हम लोग एक वायर जोड़ेंगे अननोन रेजिस्टेंस की, जिससे हम लोगों ने क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस मीटर ब्रिज। बीच में ये टर्मिनल आ रहा है, ये वाला टर्मिनल, इस टर्मिनल इट इज डिनोटेड बाय डी। मैं डायग्राम में डी से डिनोट करूँगा। यहाँ से एक वायर लेंगे और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ूंगा मैं यहाँ पर, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जोड़ूंगा। जॉकी इज जस्ट एज अ कंटेक्ट, जिसको मैं इस वायर के साथ कंटेक्ट में लाऊंगा। इसके लिए टू फाइंड आउट द नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, मीन्स उसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब सर्किट कैसे जोड़ते हैं? इस साइड से हम लोग क्या करेंगे? सेल जोड़ेंगे यहाँ पर, मतलब बैटरी एलिमिनेटर जोड़ते हैं वैसे आजकल। सेल जोड़ेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल सेल का जोड़ देंगे और एक की लगा देंगे, फिर दूसरा टर्मिनल यहाँ पर जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल,
और हमारे पास सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं वर्किंग हमारे पास क्या है। ठीक है, तो वर्किंग करते हैं अब हम लोग। देखो कंस्ट्रक्शन इसकी हो गई, बाकी मैंने लिख दी है, लिखना आप लोगों ने वहाँ से लिख लेना है। ठीक है बेटा, तो डायग्राम आप लोगों ने चाहे एक्सपेरिमेंट हो आप लोगों का, चाहे थ्योरी हो, ये डायग्राम आपके पास वर्किंग यहीं से आएगी। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वायर हम लोग अलॉय के ही क्यों यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज वायर क्यों यूज़ करते हैं। ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अलॉय दैट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस वजह से क्या होता है आपके पास कि इट्स रेजिस्टेंस दैट डज नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर किसकी वायर को यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज की वायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या वर्किंग की बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसके। यहाँ से ये मैंने ले ली वायर, कौन सी, मीटर वेव वायर। ठीक है, और ये ले ली मैंने स्केल। स्केल आप लोग वायर के ऊपर भी बना सकते हो, नीचे की तरफ को बना सकते हो, ना बनानी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 0, यहाँ पर 100, ये सेंटीमीटर। ठीक, ये पॉइंट मैंने दे दिया ए, दिस वन इज बी। यहां पर मैंने जोड़ दिया नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, यहां पर जोड़ दिया अननोन रेजिस्टेंस एस, जिसको मैंने फाइंड किया। ठीक, यहां से बैटरी मैंने जोड़ दी, ये सर्किट में कंप्लीट कर दूंगा, ये बैटरी मैंने जोड़ दी, ये EMF ई दे दी इसकी, यहाँ पर लगा दी की को क्लोज कर दिया मैंने, और ये सर्किट कर दिया मैंने कंप्लीट। दस करंट फ्लो करेगा ऐसे। ये टर्मिनल कोई डी है, यहां पर जोड़ दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, और ये आपके पास आ गई चौकी जे। यहां तक लेंथ जो है आपके पास, ये मान लिया आपके पास एल के बराबर, और ये जो लेंथ है आपके पास दिस इज 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक, इस लेंथ का रेजिस्टेंस P मान लिया, इस लेंथ का Q। ठीक, अब क्या किया हमने, क्लोज द की के, मेक द
contact of jockey on the meter bridge wire to find the null point where galvanometer does not show any deflection. Let the null point is at a J. ठीक है, such that this AJ is equal to L and कौन सा JB that is equal to 100 minus L सेंटीमीटर में आपके पास, ठीक है, लेंथ मान लो हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AJ जितनी बची है दैट इज इक्वल टू P एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर JB दैट इज इक्वल टू Q. As galvanometer does not show any reflection, ये S है रेजिस्टेंस, therefore bridge is balanced. Bridge क्या है? Balanced. As bridge is balanced. Bridge क्या है? Balanced. So R upon S is equal to P upon Q. R upon S is equal to P upon Q. ये भी आपके पास है. अब अगर मान लो हमारे पास if R with the resistance per unit length, resistance per unit length of meter bridge wire, resistance per unit length, तो P किसके बराबर आ जाएगा? P के लिए लेंथ है ये कितनी है आपके पास? ये L, इसका रेजिस्टेंस होता है LR और Q आपके पास आ गया 100 माइनस L इंटू R. Therefore from 1 से लिखें from 1 R upon S is equal to LR upon 100 minus L into R. R से R cancel out, so R upon S is equal to L upon 100 minus L. हो गया? तो जब भी आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने तो ऐसे करना है R upon S is equal to L upon 100 minus L. इस तरीके से आप अपने सॉल्व करना है. देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा. हमने तो S निकालना है यहाँ से, तो S निकालेंगे अननोन रेजिस्टेंस S is equal to that is equal to 100 minus L over L into R के बराबर. तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर बाय यूजिंग दिस, ठीक है. तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये मैंगनीज वायर क्यों यूज की जाती है वायर की, बिकॉज इट हैव अ हायर रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. दूसरी बात थिक कॉपर वायर क्यों यूज की जाती है? ताकि आपके पास सो एज टू रिड्यूस द so that the resistance of the external circuit is a negligible which is not included in this formula हमारे पास ये. और तीसरी बात आपके पास it is preferred to obtain the null point in the middle of the potentiometer wire because at that time the potentiometer this one meter bridge wire at the middle of the meter bridge wire, because at this point or in the middle when the null point that is in the middle of the potentiometer, this one that is the meter bridge wire, then the meter bridge that is most sensitive, क्योंकि हमने बात की थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास मोस्ट सेंसिटिव कब आता है? जब हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ये बराबर होते हैं. तो बराबर तभी आएंगे जब आपके पास कब होता है, ये मोस्ट सेंसिटिव होता है. तो जब ये बीच जैसे में आएगा तो उस टाइम ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव आता है, ठीक है. वन मोर थिंग, व्हाई इट इज नोन एज अ मीटर ब्रिज? बिकॉज इट यूजेस अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ की वायर हम लोग जो है इसमें यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज अ मीटर ब्रिज. ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोगों ने इतना सा ही करना है, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.